Hello, students. I welcome all of you to chapter number 9 of a series on Transfer of Property Act. तो आज हम पढ़ेंगे list pendants. List pendants means while our suit is pending, उस समय अगर कोई ट्रांसफर होता है तो that is subject to the what? That is subject to the decision of the court. इतना अभी in gist समझो. Now let's start with our topic. लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है सूट और पेंडेंस का मतलब होता है कंटिन्यूइंग। तो लिस्ट यहाँ पे हमारा क्या है? लिस्ट पेंडेंस में जो लिस्ट है दैट इज सूट एंड पेंडेंस का मतलब है कंटिन्यूइंग और पेंडिंग। तो हमारा सूट यहाँ पे पेंडिंग है, मतलब अभी वो कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन का मतलब यहाँ पे क्या है? मेन लिस्ट पेंडेंस का कि यहाँ पे जब कोई केस चल रहा होता है तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, पावर और कंट्रोल में आती है। So therefore, this doctrine means jurisdiction, power or control that the courts have during the pendency of the action over the property involved. तो जब जो भी हमारी प्रॉपर्टी सूट में इन्वॉल्व है, जो कोर्ट के कहीं ना कहीं सुपरविजन के अंडर है, अभी उसके ऊपर कोर्ट अपना अपना वर्डिक्ट देगा, तो उस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल कोर्ट के पास में है। अगर आपको उस प्रॉपर्टी में कुछ स्पेशल कोई लीज पे देना है या कुछ करना है तो आपको कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डॉक्ट्राइन का मतलब है कि वाइल अ सूट इज पेंडिंग, जो भी प्रॉपर्टी हमारी उस केस के अंडर होती है, डायरेक्ट उस केस में डील की जाती है, वो हमारे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, पावर और कंट्रोल के अंडर आती है। अब यहाँ पे हम अपनी मैक्सिम देख लेते हैं। बेसिक मैक्सिम क्या है? उट लिट पेंडेंटे nihil innovator, which means nothing new should be introduced in a pending litigation. अगर लिटिगेशन चल रही है तो फिर हमें एक तरीके से क्या मेंटेन करना होता है? हमें मेंटेन करना होता है एज पर द कोर्ट स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो क्या है? कि जैसे हमारा जो कंडीशन है, जिस तरीके से अभी एट प्रेजेंट व्हाइल द सूट इज बीइंग फाइल्ड, जिस कंडीशन में हमारी प्रॉपर्टीज है उसी कंडीशन में मेंटेन रहनी चाहिए अंटिल द लिटिगेशन इज फाइनलाइज्ड, जब तक कि वर्डिक्ट नहीं आ जाता। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स ऑल द अपील्स विच आर पॉसिबल। ठीक है, so therefore the doctrine implies that during pendency of suit, जब सूट पेंडिंग है, no new fact should be introduced, कोई नया फैक्ट इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो ये क्या प्रोहिबिट कर रहा है हमारा 52? ये कह रहा है कि जब किसी प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है तो आप एलियनेशन नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, इट प्रोहिबिट्स एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन अ डिस्प्यूट रिलेटिंग द सेम इज पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अवेटिंग डिस्पोजल बाय द सेम। जब कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर देगा केस, ठीक है, जब उसके ऊपर फाइनल डिसीजन दे देगा, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी के साथ कुछ कर सकते हैं, नहीं तो तब तक आप प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, रूल कंटेन्ड इन सेक्शन 52 इज कॉल्ड द रूल ऑफ लिस्पेंडेंस। ठीक है, हमने समझ लिया। इट मेक्स ट्रांसफर्स पेंडेंटे लाइट सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि अगर आप ट्रांसफर कर देंगे तो वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। ट्रांसफर के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, बट ट्रांसफर के ऊपर मतलब ट्रांसफर हमारा वॉइड नहीं हो रहा है, पर वो जो भी ट्रांसफर हुआ है while the suit was pending, that is subject to the decision of the court. It is based on principle of equity, justice, good conscience. ठीक है, therefore it is applicable sometimes even in situation where act is not applicable. कहीं कहीं पे अगर टीपीए नहीं भी अप्लाई होता है ना, तो भी ऐसे प्लेसेस में हम इस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि इट इमेनेट्स फ्रॉम व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। क्योंकि भाई कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन दे रहा है, आपने उसके पहले ही उस प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ कर दी, तो फिर तो कोर्ट के डिसीजन का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस इज नॉट टू इनवैलिडेट और अवॉइड द ट्रांसफर, बट टू मेक इट सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द लिटिगेशन। वो सब्जेक्ट होगा, जो भी रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पार्ट जो भी हमारा प्रॉपर्टी होगा उस पर्सन को चला जाएगा एज पर द रिजल्ट गिवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ।
अब हम सेक्शन 52 पढ़ लेते हैं, जो हमारे बेयर एक्ट में दिया हुआ है, 52 ऑफ टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयरटू। ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट, ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट ऑफ एनी सूट प्रोसीडिंग, अगर पेंडेंसी चल रही है किसी सूट या प्रोसीडिंग की जो कल्यूसिव नहीं है। कल्यूसिव क्या होता है? कल्यूसिव इज मिली भगत। अगर आपने मिली भगत से दोनों पार्टीज ने आपस में सोचा कि किसी थर्ड पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए आप दोनों ने आपस में ही कोई केस फाइल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे केसेस में लिस्ट पेंडेंस में पॉसिबिलिटी होती है कहीं कहीं पे कॉल्यूसिव केसेस होने की। ठीक है, आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे। सो ड्यूरिंग द पेंडेंसी, अगर किसी सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग है कोर्ट में और जो कि कल्यूसिव नहीं है, मिली भगत से फाइल नहीं किया गया है, बोनाफाइडली फाइल किया गया है, जिसमें कि राइट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस केस के अंदर विच इज डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन, कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको डायरेक्टली जिसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ठीक है, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विथ बाय एनी पार्टी, कोई भी पार्टी उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसमें डीलिंग भी नहीं कर सकता, लीज वगैरह पर या कोई इंटरेस्ट भी किसी तरीके का ट्रांसफर नहीं कर सकता बाय एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग एज टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ एनी अदर पार्टी, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सामने वाले पार्टी के राइट्स इफेक्ट होंगे देयर टू अंडर एनी डिक्री और ऑर्डर विच में बी मेड देयर इन एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। आप बीच में कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट का कोर्ट की परमिशन लेने के बाद में आप ड्यूली क्या कर सकते हैं, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट के थ्रू आप कहीं ना कहीं कुछ एलिनेशन वगैरह कर सकते हैं, अगर कोर्ट अलाउ कर देता है इन सम सर्कमस्टांसेस, जैसा उसको सही लगे। ठीक है, आगे क्या है? एक्सप्लेनेशन है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द पेंडेंसी ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, जिस दिन आप प्लेंट ले जाके कोर्ट में सबमिट करते हैं, द वेरी फर्स्ट डे, उस दिन से हमारा डेट स्टार्ट हो जाती है, जिस दिन से हम काउंट करते हैं कि उस पर्टिकुलर डे के बाद में आपको पता था नहीं पता था, उस पर्टिकुलर डे के बाद में अगर आपने उस सूट के साथ में उस प्रॉपर्टी के साथ में कोई भी छेड़छाड़ किया है तो फिर दैट विल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, और द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग should be deemed commence from that date, या फिर proceedings in a court of competent jurisdiction, अगर वो गलत कोर्ट में है तो फिर competent कोर्ट में जाना चाहिए, this is important, and to continue until the suit or proceeding has been disposed of by a final decree or order, complete satisfaction or discharge or such decree or order has been obtained or has been unobtained by reason of the expiration of any period of limitation prescribed for execution therefore by any law for the time being in force। मतलब अगर वो बार्ड बाय लॉ हो गया है तो फिर तो उसमें कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, या फिर उसके अंदर फाइनल डिक्री आ चुकी है, फाइनल डिक्री से यहाँ पे द वेरी लास्ट पॉसिबल अपील भी है। अगर लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया इसका मतलब वो फाइनल नहीं है, उसके बाद में भी अगर अपील की पॉसिबिलिटी है और अपील हो जाती है और उस दौरान आप उसके साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं प्रॉपर्टी के लिए तो फिर दैट विल बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, हायर कोर्ट। ओके, नाउ इस रूल के पीछे डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें कहते हैं। दो बेसिस हो सकते हैं इस रूल के। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यहाँ पे जैसे हम रजिस्ट्रेशन को मानते हैं ना कंस्ट्रक्टिव नोटिस की भाई सबको पता होना चाहिए कि किसके नाम पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, उसको हम पब्लिक नॉलेज में काउंट करते हैं। उसी तरीके से कंस्ट्रक्टिव नोटिस हम तब भी मानते हैं जब हमारा कोई भी सूट फाइल होता है, तो अ पेंडिंग सूट मस्ट बी रिगार्डेड एज नोटिस टू द एंटायर वर्ल्ड। हम ये मानते हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर सूट चल रहा है तो सभी को पता होगा, मतलब दिस इज कंस्ट्रक्टिवली हम मानते हैं कि उन्हें नोटिस होगा, उन्हें पता होगा कि सूट पेंडिंग है और ये प्रॉपर्टी हमारे डिस्प्यूट में है। ठीक है, एंड pursuant to this view it is argued that any person who deals, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इंसान उस प्रॉपर्टी के साथ में डील करता है तो फिर यहाँ पे माना जाएगा दैट ही वाज, तो प्रिज्यूमेबली नोन, उसको पता था कि वो क्या कर रहा है और उसने कहीं ना कहीं बैड फेथ में एक्ट करा होगा एंड इज देयरफॉर प्रॉपरली बाउंड बाय द जजमेंट। ये एक एंगल हो गया लिस्ट पेंडेंस के
बेसिस को, एसेंस को देखने का। ठीक है। दूसरा एसेंस क्या है? नेसेसिटी रूल। अगर भाई हम बैन नहीं करेंगे, लोगों के ऊपर रोक नहीं लगाएंगे, तो फिर तो केस फाइल होते ही सामने वाली पार्टी जिसके पास में पोजेशन होगा वो उसके ऊपर एक्ट कर लेगा, कहीं ना कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देगा, है ना। सो एज अ नेसेसिटी रूल, एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये जरूरी है टू प्रिवेंट लिटिगेंट्स from disposing of property in controversy in such a manner as to interfere with the execution of a decree। हमें क्यों पॉज करना पड़ेगा, हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा लिटिगेंट्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से इंटरफेयर करेगा, हमारी डिक्री को एग्जीक्यूट होने में दिक्कत करेगा। ठीक है। और विदाउट सच अ प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द सूट, another would have commenced, making it impracticable for man to get justice। इसका मतलब ये है इन सिंपल वर्ड्स कि थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, जो प्रॉपर सूट केस लड़के इतने टाइम में फाइनली अपने फेवर में अगर उसका वर्डिक्ट आएगा फिर भी हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे काफी इम्पॉसिबल हो जाएगा जस्टिस पाना उस पर्सन के लिए जो जिसने प्रॉपर कोर्स ऑफ लॉ फॉलो करा है। ठीक है। जस्टिस लॉर्ड जस्टिस टर्नर, ये बेलामी वर्सेस सेवाइन एक्चुअली काफी लैंडमार्क केस है इस लिस्पेंडेंस पे। तो यहाँ पे क्या कहा गया था, इसकी एक लाइन कोट है, दिस इज अ डॉक्ट्राइन कॉमन टू द कोर्ट्स बोथ एट लॉ एंड इक्विटी। ठीक है। लॉ में भी इसको स्पेशली रिकॉग्नाइज करा गया है और इक्विटी में भी दिस इज देयर, एंड रेस्ट अपॉन दिस फाउंडेशन दैट इट वुड प्लेनली बी इम्पॉसिबल, that it would plainly be impossible that any action or suit could be brought to a successful termination। तो यहाँ पे काफी इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी सूट को सक्सेसफुली टर्मिनेट करना, मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना, अगर हमने एलियनेशन अलाउ कर दिया जब हमारा सूट पेंडिंग है। इफ एलियनेशन पेंडेंटे लाइट वर परमिटेड टू प्रिवेल, इसलिए हम ट्रांसफर अलाउ नहीं कर सकते while our suit is pending in the court of law। ठीक है। अब एसेंशियल्स देख लेते हैं अंडर सेक्शन 52। देयर मस्ट बी पेंडेंसी ऑफ सूट, फर्स्ट थिंग। ठीक है। वो सूट कैसा होना चाहिए, वो सूट कहाँ फाइल होना चाहिए, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल होना चाहिए। ठीक है। सूट और प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी कल्यूसिव, बोनाफाइड इंटेंशन से सूट फाइल होना चाहिए। ठीक है। A right to immovable property must be directly and specifically in question। हमने देख लिया कोई ना कोई एक immovable property होनी चाहिए जो हमारे सूट में मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है। मेन सब्जेक्ट मैटर है। तो द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट मस्ट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विथ बाय एनी ऑफ द पार्टीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखो क्योंकि इसके ऊपर आपके पास्ट ईयर का क्वेश्चन बना हुआ है। The properties in dispute must be transferred or otherwise dealt with by any of the parties। अगर कोई पार्टी है उसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक्शन लिया हो, अगर किसी थर्ड पर्सन ने ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी पे एक्शन ले लिया है और आपने उस थर्ड पर्सन को पार्टी नहीं बनाया, तो फिर ऐसे केस में उस थर्ड पर्सन पे लिस्ट पेंडेंस अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। अब एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन में क्या है, कोर्ट की अथॉरिटी से हमने मतलब डॉक्ट्राइन देखा। ठीक है। कि वाइल आर सूट इज पेंडिंग, उस समय कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट अलाउ करता है टर्म्स एंड कंडीशंस देख के, उस सिचुएशन को देख के, तो कोर्ट कैन अलाउ, मतलब कोर्ट के पास में अगर आप जाते हो अपना प्ली लेके कि हाँ इसके ऊपर हमारा सूट पेंडिंग है बट आई वांट टू टेक सम एक्शन विद द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, तो फिर अगर कोर्ट अलाउ करता है तो ऐसे में वो जो भी एलिनेशन वगैरह है while the suit is pending that is allowed। ओके। फर्स्ट जो हमारा बेसिक एसेंशियल है दैट इज पेंडेंसी। सूट हमारा पेंडिंग होना चाहिए कोर्ट में। पेंडेंसी क्या है, पेंडेंसी हमने देखा एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 52 का, वहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द केस टिल द फाइनल डिस्पोजल। जिस दिन हमारा केस शुरू होता है उस दिन, जिस दिन कमेंस होता है उस दिन से लेके फाइनल डिस्पोजल तक। इट स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, कॉम्पिटेंट कोर्ट में आपने प्लेंट प्रेजेंट करी है उस दिन से स्टार्ट हो रहा है।
अगर प्लेंट गलती से रॉन्ग कोर्ट में प्रेजेंट हो गई, तो फिर जब तक कि एंड बिफोर द प्लेंट इज मूव टू अप्रोप्रिएट कोर्ट, ठीक है, द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड, इट वुड नॉट इन्वोक द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन। मतलब क्या है, अगर आपको ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कुछ इशू था, कहीं ना कहीं जिस कोर्ट में आपने केस फाइल करा था, हमारे थ्री टाइप्स की ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, एक होता है, दूसरा होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, टेरिटरी के अराउंड होता है कि अकॉर्डिंग होता है, और फिर एक होता है पिक्यूनरी, जो मॉनेटरी टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट मैटर हमारा कि क्या मेन मतलब डाइवोर्स पे है या मेंटेनेंस पे है, सो दैट इज लाइक द सब्जेक्ट मैटर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जो मेन हमारा प्रॉपर्टी है, जो मेन मुद्दा होता है, उसको हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। तो ये तीन बेसिस होते हैं हमारे ज्यूरिसडिक्शन के, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सा कोर्ट है जिसके पास में ज्यूरिसडिक्शन है आपके केस को हैंडल करने के लिए, और आपने गलत कोर्ट में चले गए, तो फिर क्या होगा? तो जब तक कि आपका केस रॉन्ग कोर्ट में है, और अगर उस समय कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है, तो फिर वहां पे हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा। इट वुड नॉट इन्वोक एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन, ठीक है। सिमिलरली इफ द प्लेंट इज रिटर्न टू अदर कोर्ट, इसी तरीके से अगर प्लेंट रिटर्न कर दी जाती है किसी और कोर्ट में जिसके पास कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन है, तो pendency of the suit does not begin until the plaint is presented to the proper court। तो जब तक कि वो प्लेंट भले ही कोर्ट ने रिटर्न कर दी है, बट जब तक कि कॉम्पिटेंट कोर्ट में नहीं पहुंच जाती, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा कमेंसमेंट डेट आई है, ठीक है, कि हमारा प्लेंट अभी फाइनली स्टार्ट हुआ है, हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो उस समय अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, सो दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डॉक्ट्राइन, ठीक है। सिमिलरली इफ अ प्लेंट प्रेजेंटेड विथ इनसफिशिएंट कोर्ट फी, अगर आपने इनसफिशिएंट कोर्ट फी के साथ में करा और कोर्ट ने रिटर्न कर दिया, ठीक है, उसके बाद में प्लेंटिफ ने रिप्रेजेंट किया आफ्टर पेइंग प्रॉपर फी, एंड देन प्लेंट इज रजिस्टर्ड, ठीक है, लेटर डेट पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, विच मस्ट बी टेकन एज डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जो लेटर डेट होगी उसी को हम मानेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का डेट, ठीक है। A transfer of property made between the date of original presentation and later date is not affected by lis pendens। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि एक्चुअल डेट क्या है जिस दिन हम कह सकते हैं कि ये हमारा डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। पॉपर सूट में क्या होता है? पॉपर सूट क्या होता है? इट इज फॉर द पुअर पीपल हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द कोर्ट फी। तो जो लोग कोर्ट फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको हम पॉपर कहते हैं। ये आप सीपीसी में पढ़ेंगे, ऑर्डर 33। इन अ पॉपर सूट द पेंडेंसी commences from the time of presentation of the application for leave to sue in a forma pauperis। वो क्या होता है, उसमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी थी उस दिन से हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये तभी होता है जब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। रिजेक्ट हो गई तो ऑब्वियसली आपको नॉर्मल तरीके से जाना पड़ेगा, तो फिर आप जब प्लेंट फाइल करेंगे वो डेट से, उस डेट से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपका फॉर्मा पॉपरिस का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर जिस दिन आपने अपनी प्लेंट प्रेजेंट करी थी, फ्रॉम दैट वेरी डे आपका डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन मान लिया जाता है, ठीक है। So a suit is filed by instituting a plaint, and appeals and execution proceedings are in continuation of the suit। ये सभी सूट के कंटिन्यूएशन माने जाते हैं। अपील को कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट माना जाता है, और अगर अपील में अगर हमारा सूट पेंडिंग है तब भी आप प्रॉपर्टी के साथ में कोई भी ट्रांसफर, एलिनेशन वगैरह नहीं कर सकते। अब हम पेंडेंसी से रिलेटेड एक केस देख लेते हैं। गोविंदा पिल्लई, गोपाला पिल्लई वर्सेस अयप्पन कृष्णन, 1957, केरला हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? Appellant had a property dispute with respondent. However, the plaint was returned for want of proper pecuniary jurisdiction। लास्ट में बात करी थी, अभी हमने थ्री टाइप्स ऑफ jurisdiction के, यहाँ पे pecuniary jurisdiction होता है। अब pecuniary jurisdiction क्या होता है
कि जब किसी कोर्ट का मोस्टली हाई कोर्ट्स में, दिल्ली हाई कोर्ट में, लाइक देयर इज अ बार, like if there is any case beyond the value of 2 crores, then the cases go directly to Delhi High Court in Delhi. ठीक है, ऐसे ही सारे स्टेट्स के अपने अकॉर्डिंग उनके पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होते हैं हर कोर्ट के, लोअर कोर्ट के, हायर कोर्ट के, कि वो किस वैल्यू तक के केसेस, किस वैल्यू तक की प्रॉपर्टी के केसेस लेंगे, और वो ऑथराइज्ड है किस वैल्यू के प्रॉपर्टी के केसेस लेने के लिए। ठीक है, तो मॉनेटरी जो हमारा वैल्यू होता है प्रॉपर्टी का, उसके अकॉर्डिंग हमारा पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एपेलेंट का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था रेस्पोंडेंट के साथ में, तो प्लेंट जो थी वो एपेलेंट की रिजेक्ट कर दी गई कि भाई इट इज नॉट एज पर द मॉनेटरी वैल्यू, और आप इसको डिफरेंट कोर्ट में फाइल करो। ठीक है, तो प्लेंट फिर से फाइल करी गई, हाँ, इन द कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन जिस कोर्ट के पास में था। तो सूट वाज डिक्रीड इन फेवर ऑफ एपेलेंट, एपेलेंट के फेवर में डिक्री आ गई। लेकिन रेस्पोंडेंट ने कंटेंट किया कि प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी गिफ्ट कर दी गई थी बिफोर द केस वाज फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में केस फाइल हुआ था 29 नवंबर को, और गिफ्ट डीड बन गई थी 3 जून को। ठीक है, तो इशू ये था कि क्या जो 3 जून की गिफ्ट डीड थी उसके ऊपर रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस अप्लाई होगा। तो कोर्ट ने कहा दैट द केस वाज रिटर्न फॉर ज्यूरिसडिक्शनल एरर, यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन का एरर था इसलिए ये रिटर्न करी गई थी कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में फाइल करने के लिए, एंड द गिफ्ट डीड वाज मेड बिफोर द केस वाज फाइल्ड इन कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। गिफ्ट डीड तो पहले ही बन चुकी थी, हमारे लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर वाज नो एक्टिव प्रोसिक्यूशन, उस समय हमारा कोई एक्टिव केस नहीं चल रहा था, इसलिए गिफ्ट डीड इज नॉट हिट बाय लिस्ट पेंडेंस। कोर्ट ने हेल्ड किया दैट सेक्शन 52 as it stands today holds the correct version of list pendants. If section 52 is applied, then there is no suit pending in court of competent jurisdiction prior to this date, and the gift deed, यहाँ पे ईयर गलत है, 1905 होना चाहिए, is held to be valid and not vitiated by section 52 TPA. ओके, तो यहाँ पे क्योंकि गिफ्ट डीड कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में पेंडिंग नहीं थी, रॉन्ग ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में पेंडिंग थी, इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमारा डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन अभी आया था। ठीक है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन के पहले ही हमारा गिफ्ट डीड बन चुका था, तो इसलिए लिस्ट पेंडेंस इस केस में अप्लाई नहीं होता। ओके, अब हम दूसरे एसेंशियल्स देख लेते हैं। सेकेंड एसेंशियल क्या था, बोनाफाइड लिटिगेशन। बोनाफाइड लिटिगेशन क्या है, देखो वही कल्यूजन वाली बात, हाँ, तो सूट या प्रोसीडिंग कल्यूसिव नहीं होना चाहिए। अ कल्यूसिव सूट इज नॉट अ रियल सूट, बट वो ऐसा क्या होता है, बट इट इज वन इन विच देयर इज अ फ्रॉड्यूलेंट सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में दैट द सूट वुड बी कंटेस्टेड विद अ व्यू टू डिफीट द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ आइदर पार्टीज। ये कहीं ना कहीं पार्टीज जो होते हैं प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, वो चाहती हैं कि किसी की कोई ऐसी पार्टी है जिसने ट्रांसफर करा है, और जिसको ट्रांसफर करा है तो उसको बेनिफिट ना हो। ठीक है, अगर लेट्स सी दिस थ्रू एन एग्जांपल। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, ए एंड बी सीक्रेटली अग्री दैट बी वुड फाइल अ सूट अगेंस्ट ए इन रिस्पेक्ट ऑफ अ हाउस इन ए's पोजेशन। ठीक है, यहाँ पे ए है, इसके पास में प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये बी है, तो बी ने सूट फाइल करा, ठीक है, अगेंस्ट ए, that A would not seriously contest the suit and that during the pendency of suit B would sell the house to 1D। अभी ये सूट पेंडिंग है, ठीक है, और यहाँ पे ए इसको जो भी केस है, इस केस को सीरियसली नहीं देखेगा, ही इज लाइक नॉन इंटरेस्टेड पार्टी, वो यहाँ पे देखेगा। और बी क्या करेगा, बी ने इतने में सेल कर दिया प्रॉपर्टी, ये जो ए के पोजेशन में थी ये प्रॉपर्टी सेल कर दी बी को, ठीक है, बी ने सेल कर दी डी को ये प्रॉपर्टी। उसके बाद में क्या हुआ, बी वुड सेल द हाउस टू 1D एंड द मनी रिसीव फ्रॉम डी वुड बी डिवाइडेड बिटवीन देम। ये भी हेल्प करेगा, तो इसलिए इजीली डी को बेवकूफ बना के प्रॉपर्टी सेल करी जा सकती है। ठीक है, और जब ये दोनों आपस में केस लड़ रहे होंगे, केस इनका आपस में चल रहा होगा, उस समय बी और ए ने मिलके किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, और उसको नहीं पता कि इन दोनों के बीच में इस तरीके का केस चल रहा है,
ठीक है, और फिर उसके बाद में जो डी ने पैसे दिए वो दोनों ने इक्वली डिवाइड कर दिए। उसके बाद में जो डिक्री थी, अम, इसके बाद में द सूट क्या हुआ कि इन्होंने ये डी को सेल कर दिया, इन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया जो भी कंसिडरेशन मिला। बी ने वैसे ही सूट फाइल करा, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट उसने हाउस सेल कर दिया डी को, विद द बिलीव दैट सेल डीड ऑफ डी would be set aside having been executed during the pendency of the suit. B's suit is decreed, the suit being collusive, the transfer to D would not be set aside. मतलब यहाँ पे अगर कोर्ट को पता लग जाता है कि आपने मिली भगत करके थर्ड पर्सन को बेवकूफ बनाया है, और आप दोनों को पता था कि केस पेंडिंग है आप दोनों के बीच में, और फिर भी थर्ड पर्सन को आपने शो करा था कि नहीं आपका केस पेंडिंग नहीं है या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में नहीं है, तो फिर ये कहीं ना कहीं फ्रॉड के थ्रू करा था, और फ्रॉड जैसे केसेस में आपको कोई भी रेमेडी नहीं मिल सकती। ठीक है, ओके। Now, third essentials of section 52 is right to property must be in dispute. कोई हमारी जो मेजर हमारी मेन इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इसको डिस्प्यूट में होना चाहिए। राइट टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन इशू। ठीक है, मेन इशू होना चाहिए, जैसे कि सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अग्रीमेंट टू सेल होता है जैसे कि मतलब हमने अग्री करा है कि हम आपको प्रॉपर्टी सेल करेंगे, अब उस अग्रीमेंट टू सेल का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मेन सब्जेक्ट मैटर होगी, मेन प्रॉपर्टी होगी डिस्प्यूट में, तो ऐसे केसेस को हम कह सकते हैं उनके ऊपर लिस्ट पेंडेंस अप्लाई होगा। जैसे कि मॉर्गेज का हो गया, सेल का हो गया, मॉर्गेज का हो गया, पार्टीशन का हो गया, प्रीएम्पशन का हो गया। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो रेंट के होते हैं, या फिर सूट द टेनेंट ट्रांसफर्स द होल्डिंग डॉक्ट्राइन ऑफ, ये इसी तरीके से जो डेट के केसेस होते हैं, रेंट के केसेस होते हैं, डैमेजेस के केसेस होते हैं, इन केसेस को में हम नहीं कह सकते कि हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली इन डिस्प्यूट है, बट जो मॉर्गेज का और पार्टीशन का इस तरीके के केसेस है, वहां पे हम कह सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जो भी है, पार्टीशन में तो फिर सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी, बिकॉज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। तब आप प्रॉपर्टी की जब पार्टीशन हो रही है तो सब्जेक्ट मैटर तो होल प्रॉपर्टी है, अब आप उसमें कुछ छुपाते हैं नहीं छुपाते हैं, बट टेक्निकली अगर कोई किसी भी कोई भी एक ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है तो वो पार्टीशन में जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब इंक्लूड होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, द ट्रांसफर शुड बी मेड बाय द पार्टीज। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अगर ए के पास प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है, ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, और बी ने सी को भेज दी, ठीक है, और सी ने डी को भेज दी, और आपने सी को पार्टी नहीं बनाया। ठीक है, जिस पर्सन ने ट्रांसफर करा है आपने उसको पार्टी नहीं बनाया, तो फिर आपको ये रेमेडी नहीं मिलेगी। ठीक है, it is only the parties in the suit that should be transferring the properties. But if a person is not contesting party, अगर कोई पर्सन कंटेस्टिंग पार्टी नहीं है और या फिर उसका नेम डिलीट हो गया है सूट में से, तो फिर ऐसे केसेस में सेक्शन 52 उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, ए यहाँ पे प्रॉपर्टी का ओनर है। ए फाइल्स ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, पर उसने बी को मैनेज करने के लिए दिया है कुछ टाइम के लिए। बी ने प्रॉपर्टी किसको सेल कर दी, सी को सेल कर दी। ए ने किसके ऊपर सूट फाइल करा, ए ने सूट फाइल करा बी के अगेंस्ट। ठीक है, एंड ऑल्सो हाँ, ए ने सूट सिर्फ बी के अगेंस्ट फाइल करा। ठीक है, और सी ने प्रॉपर्टी किसे ट्रांसफर कर दी, डी को। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि सी पार्टी नहीं था ना केस का, तो इसके ऊपर रूल ऑफ लिस्पेंडेंस रूल हमारा अप्लाई नहीं होता। हमारा रूल ऑफ लिस्पेंडेंस इस पार्टी पे अप्लाई नहीं होगा, और जबकि यहाँ पे ट्रांसफर किसने करा है, सी ने करा है, बी ने सी को कर दिया था, नाउ सी ने डी को करा है, तो ये इन कंटिन्यूएशन नहीं चलेगा। जो पर्सन है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सी प्रॉपर पार्टी है और इसका इंक्लूड होना बहुत जरूरी था। ओके, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट सी सेल्स द प्रॉपर्टी टू डी, और क्योंकि सी पार्टी नहीं है तो यहाँ पे हम उसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, एक्सेप्शन में क्या है कि ठीक है हमारी डॉक्ट्राइन है, हाउएवर इट इज क्वाइट ओपन
कि अगर आप कोर्ट की परमिशन लेते हैं टू टेक द कोर्ट टू द कोर्ट टू परमिट एनी पार्टी टू द सूट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑन टर्म्स विच इट में थिंक फिट टू इम्पोज, वो जैसे चाहे वैसे अलाउ कर सकती है किसी भी पार्टी को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है। नाउ our second case is Supreme General Films Exchange Limited, महाराजा सर ब्रिजनाथ सिंह जी ड्यो। ओके, तो अब ये मेन केस है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। ऐसे मानो कि एक पर्सन है बी, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर्टी थी। इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी के साथ इसको प्रॉपर्टी को इसने लीज पे दे रखा था। इस प्रॉपर्टी को इसने लीज पे दे रखा था किसी को एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए। अब ये 1 ईयर का पीरियड ओवर हो गया, 1 ईयर का पीरियड ओवर हो गया तो लीज भी खत्म हो गया, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं बची। अब बी ने क्या करा, बी ने किसी और से लोन ले रखा था, उस लोन के बदले उसने मॉर्गेज करा। यहाँ पे लीज डीड खत्म हो चुकी है, ठीक है, 1 साल की लीज डीड खत्म हो गई। अब उसके बाद में उसने यहाँ पे क्या करा, मॉर्गेज करा, ठीक है, मॉर्गेज कर दी प्रॉपर्टी। अब वाइल दिस प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो गई थी और इसके ऊपर केस फाइल कर दिया था, जिस थर्ड पर्सन था हमारा, ये मान लो सी था थर्ड पर्सन, इसको हमने मॉर्गेज कर दी थी और इसने केस फाइल कर दिया, ठीक है, इसने केस फाइल कर दिया हमारे मेन ओनर के ऊपर कि ये प्रॉपर्टी मुझे सेल कर दो। अब कोर्ट के थ्रू सेल करा, मतलब ये प्रॉपर्टी मुझे दे दी जाए कोर्ट के थ्रू, क्योंकि ये मॉर्गेज था और इसने पेमेंट मतलब पे बैक नहीं किया है। मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बट मॉर्गेज इज समथिंग कि सिक्योरिटी लेना इन ल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लोन के बदले इन्होंने सिक्योरिटी ली थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है, बी ने लोन लिया था और बदले में सिक्योरिटी में अपना प्रॉपर्टी दे दी थी। तो अब क्योंकि वो लोन पे नहीं कर पाए हैं तो सी ने केस फाइल करा है कोर्ट के थ्रू। हाँ, तो अब क्या हुआ, द ओरिजिनल ओनर, अब हम फैक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो थ्रू द फैक्ट्स। द ओरिजिनल ओनर ऑफ द थिएटर, यहाँ पे ओरिजिनल ओनर कौन हो गया, जो पहले हमारा बी था। थिएटर एग्जीक्यूटेड अ रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड इन फेवर ऑफ रेस्पोंडेंट फॉर रुपीज दिस। मॉर्गेज डीड की बात हो रही है अभी। तो रेस्पोंडेंट जब पैसे अपने वापस नहीं ले पाया, मॉर्गेज में जो मनी था वो पे नहीं कर पाया, अमाउंट जो भी था, ठीक है, रेस्पोंडेंट व्हेन अनेबल टू रिकवर अमाउंट इंस्टीट्यूटेड इन द सूट अगेंस्ट मॉर्गेजर इन 1951, जो फिर उसके ऊपर उस मॉर्गेज पे फाइनल रिजल्ट भी आ गया 1960 में। तो एप्लेंट ने क्या क्लेम करा कि ही इज द टेनेंट। यहाँ पे बी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक बी था, ठीक है, उसने लीज पे दिया था, ठीक है, एक को समझ लो एल को लीज पे ही दिया था और यहाँ पे एम को मॉर्गेज पे दिया था, पर ये लीज खत्म हो चुकी थी। अब लेकिन वाइल दिस केस वाज पेंडिंग, बी ने इसी प्रॉपर्टी को लीज पे फिर से एल को दे दिया। वाइल द केस वाज पेंडिंग, इसने लीज पे प्रॉपर्टी इसको दे दी एल को अगेन। तो अब केस के दो पार्टीज के बीच में चल रहा था, एल और एम के बीच में, ठीक है। सो एप्लेंट क्लेम टू बी द टेनेंट इन द प्रॉपर्टी। एल ने बोला कि भाई मैं तो प्रॉपर्टी में टेनेंट हूँ, ठीक है, अंडर एन अनरजिस्टर्ड लीज डेट जो 1940 में हुई थी और 46 में एक्सपायर हो गई। पर यहाँ पे तो 51 में केस करा है ना, 51 से 60 तक केस चला था ना, केस तो चला है हमारा 1951 से लेके 1960 तक, और लीज तो इसके पहले ही ओवर हो गई थी जो अनरजिस्टर्ड थी, ठीक है। वो वो लीज कंटिन्यू तो नहीं हुई थी, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, 1956 में इन्होंने रिन्यूअल दिखा के एक रजिस्टर्ड सेल डीड बनवा ली। तो 1956 तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस हुआ, पहले वाली लीज तो फिनिश हो चुकी थी जो 1940 से 46 की थी। 1940 से 46 वाली जो लीज थी वो फिनिश हो चुकी थी, ठीक है। 51 में एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके बाद में उसको मॉर्गेज किया गया था प्रॉपर्टी को। उसके बाद में जब केस फाइल हुआ 1951 से 1960 तक केस चल रहा था, उसके बीच में 1951 से 1960 के बीच में द प्रॉपर्टी वाज अगेन गिवन ऑन लीज बाय अ रजिस्टर्ड डीड, ठीक है। इस बार रजिस्टर्ड सेल डीड करा, was executed, conferred him with a lease for 8 years from 1956 to 64, ठीक है, रिन्यूअल का ऑप्शन के साथ में। तो प्लेंटिफ ने
फाइल किया केस क्लेमिंग दैट द लीज इज वॉइड एज इट इज हिड बाय 52। तो ये ऑब्वियस ही बात है क्योंकि 1956 में रिन्यूअल हुआ है ना, और रिन्यूअल भी नहीं है क्योंकि कंटिन्यूएशन नहीं है, वो एक तरीके से न्यू लीज डीड थी। ठीक है, तो इशू क्या था, वेदर द केस इज आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ सेक्शन 52 एज द लीज वाज ओनली रिन्यूड इन 1956 बेस्ड ऑन अर्लियर लीज इन 1948 या 46। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या वो रिन्यूअल था या फिर वो न्यू लीज डीड थी। तो प्लेंटिफ वांटेड कि कोर्ट डिक्लेयर करे कि 1956 जो लीज 1956 में जो रजिस्टर्ड लीज कराई गई है वो इनवैलिड है। ठीक है, तो डिफेंडेंट ने आर्ग्यू किया प्लेंटिफ डिड नॉट नीड अ डिक्लेरेशन एंड द लॉ सूट वाज इम्प्रॉपर। डिक्लेरेशन नहीं मिल सकता प्लेंटिफ को, और प्लेंटिफ ने जो केस फाइल करा है वो इम्प्रॉपर है। ठीक है, दोनों पार्टीज का कंटेंशन देख लिया हमने। अब क्या होता है, ट्रायल ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ने प्लेंटिफ के फेवर में रूल कर दिया। ठीक है, डिफेंडेंट ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे क्या मतलब, वहां पे क्या इशू था, whether the lease of 1956 was void as it was struck by section 52। तो क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे, पहले जो हमारे एल के साथ लीज था, ये बी हो गया, ये एल हो गया और ये एम हो गया, जिसको हमने मॉर्गेज करा था। लीज जो थी, पहली लीज थी हमारी 1941 से 1946 तक। ठीक है, वो हमारी अनरजिस्टर्ड थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो खत्म हो गई। अब इसकी ये पिक्चर में ही नहीं है। ठीक है, दिस लीज इज नॉट इन पिक्चर इस डेट तक। अब इसके बाद में जो जब भी इन्होंने मॉर्गेज करा, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, केस इन्होंने कब फाइल करा मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी को फोरक्लोज कराने के लिए, कब फाइल करा, 1951 से लेके 1960 में इनके पास में डिग्री आ गई और ये जीत कर इनको प्रॉपर्टी मिल गई। ठीक है, तो अब जब 1951 से 1960 में केस चल रहा था, इसके बीच में 1956 में जो न्यू लीज डीड बनाई गई है, न्यू लीज बनाई गई है, उसकी वैलिडिटी पे चेक हो रहा है। ठीक है, तो दोनों पार्टीज, कोई कह रहा है कि इट इज स्ट्रक बाय 52, यहाँ पे प्लेंटिफ कह रहा है कि इट इज स्ट्रक बाय 52, इसलिए वो वॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द लीज डीड। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि तो फिर यहाँ पे फाइनली क्या ऑब्जर्व किया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील को डिसमिस करा एंड अपहेल्ड द जजमेंट प्लेंटिफ के फेवर में। ठीक है, which declared the plaintiff suit, court held that lease deed of 1956 was struck by statutory provisions of 52 and 65 capital A of TP and 1664 of CPC। ठीक है, तो ये तीनों सेक्शंस के अकॉर्डिंग ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अगेंस्ट है। कोर्ट फाउंड कि प्लेंटिफ के पास में सफिशिएंट लीगल इंटरेस्ट था वो थिएटर मतलब वो प्रॉपर्टी के अंदर एज अ मॉर्गेजी and assignee of the rights of the bank, enabling him to sue for the declarations he sought। ठीक है, तो एप्लेंट की अपील डिसमिस हो गई। इट वाज कंटेंडेड कि लीज डीड जो 1956 की थी वो वॉइड थी फ्रॉम द आउटसेट ड्यू टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। ठीक है, समझ में आ गया केस, आई डिस्कस्ड इन डिटेल। अब हम लास्ट केस देखते हैं, इसके बाद में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। थर्ड केस क्या है, दलीप कुमार वर्सेस जीवन राम, 1996 का केस है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। अब इस केस में क्या हुआ, ए फाइल्ड अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ लैंड व्हिच वाज सोल्ड टू बी। द ट्रायल कोर्ट डिक्रीड द सूट फॉर पोजेशन इन फेवर ऑफ ए। तो यहाँ पे यहाँ पे जो ए है, इसने सूट फाइल करा था अगेंस्ट बी। बी को किसी और ने सेल करा था प्रॉपर्टी, यहाँ पे ए ने नहीं करा था, ए ने सिर्फ सूट फाइल करा है अगेंस्ट बी। ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट ने डिक्री कर दिया सूट इन पोजेशन फॉर पोजेशन इन फेवर ऑफ ए। तो ये यहाँ पे ए जीत गया। ठीक है, उसने पोजेशन ले लिया। अब इसने प्रॉपर्टी सेल कर दी एक्स को। इसने प्रॉपर्टी किसको सेल कर दी, इसने प्रॉपर्टी सेल कर दी एक्स को। तो बी ने एक अपील फाइल करी जो डिसमिस कर दी गई। ठीक है, तो बी ने अपील फाइल करी क्योंकि ऑब्वियसली ए वन, तो ये अपील में चला गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, अपील डिसमिस हो गई तो उसने क्या करा, एसएलपी अप्लाई करा। एक हमारा स्पेशल लीव पिटिशन का ऑप्शन होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 136। ठीक है, तो इसने एसएलपी अप्लाई करा सुप्रीम कोर्ट के पास में क्योंकि नॉर्मल अपील डिसमिस हो गई। तो बी ने
उसके साथ में ये भी फाइल करा अंडर सेक्शन 144 सीपीसी रेस्टिट्यूशन। हो सकता है जजमेंट उसके फेवर में आ गया हो, तो फिर उसने क्या करा, 144 रेस्टिट्यूशन क्या है, कि रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि हो सकता है लोअर कोर्ट ने, जैसे लोअर कोर्ट ने ए के फेवर में दिया था जजमेंट और ए को पोजेशन दे दिया प्रॉपर्टी को, अपील में जब बी गया तो बी के फेवर में वही प्रॉपर्टी दे दी, तो फिर हायर कोर्ट की बात मानेंगे ना, प्रॉपर्टी को तो वापस आना पड़ेगा ए टू बी। ठीक है, दैट इज रेस्टिट्यूशन जो सेक्शन 144 सीपीसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो बी ऑल्सो फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 साइड बाय साइड। ठीक है, of possession objecting that the matter is governed by doctrine of lis pendens। मैटर जो है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ lis pendens से गवर्न हो रहा है। तो एक्स claimed that the principle of lis pendens does not apply to appeal before supreme court। जो एसएलपी डाला है स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के पास, एक्स ने उसको माना ही नहीं कि तब हमारा lis pendens अप्लाई हो सकता है। ठीक है, एक्स claimed that the principle of lis pendens does not apply to एसएलपी। ठीक है, तो इशू क्या था वो कि वेदर द ग्रांट ऑफ एसएलपी अंडर आर्टिकल 136, आर्टिकल में ए शुड बी कैपिटल, अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल प्रोसीडिंग, कंटिन्यूएशन है या नहीं है। तो फिर फाइनली क्या कोर्ट ने ऑब्जर्व करा, कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है उसके पास में। सुप्रीम कोर्ट वैसे भी पिरामिड में सबसे ऊपर होता है, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, फॉर the law declared by Supreme Court is binding on all courts within the territory of India. Under Article 136 of the Constitution of India, Supreme Court has the discretion to grant SLP, ठीक है, from any judgment, decree, etc. The mere fact that present appellant were not a party, क्योंकि यहाँ पे X जो था he was not a party to that SLP क्योंकि वो one sided होगी मे बी। ठीक है, were not a party before Supreme Court, कोई consequence नहीं है, as the interests were duly represented by the transferor। यहाँ पे इसने बी ने ए के अगेंस्ट करा होगा, एक्स नहीं होगा पिक्चर में, पर पॉइंट तो ये था ना कि ए ने एक्स को ट्रांसफर करा था, तो पार्टी जो ट्रांसफर कर रही है उसका होना जरूरी है, तो ए तो यहाँ पे था। ठीक है, जब ए के पास में लोअर कोर्ट ने ए के फेवर में जजमेंट दे दिया था, उसके बाद में ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। ठीक है, जब व्हेन आर अपील वाज पेंडिंग, तो वो अपील तो कर ही सकता था, जब अपील पेंडिंग थी, फाइनल फाइनल एक होता है ना अल्टीमेट डिसीजन नहीं आया था केस पे, तो हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारा केस पेंडिंग था और एक्स को ए ने उसके पहले ही प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा सेल हुआ है दैट इज उसके ऊपर लिस्ट पेंडेंस अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द मियर फैक्ट दैट द प्रेजेंट एपेलेंट वर नॉट पार्टी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इज नो कॉन्सिक्वेंस, ये पार्टी नहीं भी था एक्स तो भी फर्क नहीं पड़ता। एसएलपी क्या है, कंटिन्यूएशन है ओरिजिनल सूट का। ठीक है, देयर प्रोसीडिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम सूट, ये जो हमारी प्रोसीडिंग्स है एसएलपी की, ये भी सेम पार्ट एंड पार्सल है सेम सूट की। ठीक है, तो लिस्ट पेंडेंस अप्लाई होगा जब तक कि फाइनल रेमेडी अवेल नहीं हो जाती। Therefore, principle of lis pendens is as well as restitution will apply to the proceedings, और वो प्रॉपर्टी किसे वापस की जाएगी, बी को वापस की जाएगी। Therefore, appeal was dismissed. Okay, fine. Let's discuss the questions now. ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस। ओके, बेसिक थ्योरी। 2020 में राजीव वाज अ मेंबर ऑफ एचजेएफ हिंदू जॉइंट फैमिली, आस्क्ड फॉर पार्टीशन फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, अपॉन रिफ्यूजल ऑफ फादर ही फाइल्ड अ सूट फॉर पार्टीशन अगेंस्ट फादर, सूट फाइल करा उसने पार्टीशन के लिए अगेंस्ट फादर, दैट इज फर्स्ट फैक्ट। फादर वाज आस्क्ड बाय द कोर्ट टू प्रोवाइड लिस्ट ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज, जॉइंट फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप उसका लिस्ट दीजिए। ठीक है, तो जब लिस्ट प्रोड्यूस की गई कोर्ट के पास में एंड राजीव ने क्या करा, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि इसमें सारी प्रॉपर्टीज नहीं गिवन है, जॉइंट फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज नहीं गिवन है। राजीव ऑब्जेक्टेड द सेम ऑन द ग्राउंड दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज वर लेफ्ट आउट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, तो फादर अग्रीड टू इट एंड आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ 1 month फ्रॉम द कोर्ट टू दैट एंड अमेंडेड एंड करेक्ट लिस्ट शुड बी प्रोवाइडेड। तो एंड द सेम वाज ग्रांटेड बाय द कोर्ट। हाउएवर 2 दिन बाद फादर ने क्या करा, तो सोल्ड द प्रॉपर्टीज दैट ही हैड अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। तो करेक्ट लिस्ट तो डाल दी ना, करेक्ट लिस्ट तो कोर्ट की नजर में आ चुकी है, हमारे फैक्ट्स तो यही कह रहे हैं। फादर ने मान लिया
कि ठीक है एक्सटेंशन मांगा 1 महीने का और कोर्ट से, एंड करेक्ट लुक्स कुड बी प्रोवाइडेड एंड द सेम वाज ग्रांटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, ठीक है। और नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो राजीव का ऑब्जेक्शन था उसके अकॉर्डिंग इसको बोल दिया गया था कि आप ऐसे करिए। लेकिन 2 दिन बाद फादर ने क्या करा, सोल्ड कर दी प्रॉपर्टीज दैट ही हैड अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। उसने जो अर्लियर लिस्ट से एक्सक्लूड करी थी वो सोल्ड कर दी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सेल हुई है, क्या उसके ऊपर रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस अप्लाई होता है? डिस्कस। तो यहाँ पे टेक्निकली पार्टीशन में तो सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूड होंगी। ठीक है, सो एज पर इन द, तो आप इसका यही लिखेंगे कि हमारा जो रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस है, दैट इज नॉट जस्ट बाय द लॉ, इट इज बाय द रूल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। और उसके नाते हम कह सकते हैं क्योंकि क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन की बात हुई थी, और पार्टीशन में सारी की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, और जिस दिन सूट फाइल हुआ था उस दिन हमारी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में थी, और जिस दिन जो एग्जीक्यूट हमने जिस दिन केस फाइल करा था उस दिन सारी प्रॉपर्टीज उस सब्जेक्ट, वो सब सारी प्रॉपर्टीज सब्जेक्ट मैटर थी उस केस की, एंड दैट इज व्हाई वेदर दे वर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, बट अगर वो बोनाफाइडली प्रूफ किया जाएगा, देन वी कैन से दैट दोज प्रॉपर्टीज विल बी, मतलब उन प्रॉपर्टीज के ऊपर हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस अप्लाई होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन। अरुण का फ्रेंड था राजीव। ठीक है, अरुण's फ्रेंड राजीव who was new to Delhi had no place to live. Arun permitted him to occupy his house till he could find an alternative suitable option. तो यहाँ पे क्या हुआ, अरुण का घर था। ठीक है, अरुण ने अपने घर में किसको रहने दिया, राजीव को रहने दिया। ठीक है, अरुण permitted him to occupy his house till he could find an alternative accommodation. Arun came to know that Rajiv was trying to sell this property. Arun को पता लगा कि Rajiv was trying to sell this property. Alarmed, Arun goes to the court and files a suit against Rajiv. इसने यहाँ पे सूट फाइल करा कि भाई तुम्हें तो टेनेंट की तरह रखा था और तुमने तो कब्जा कर लिया और तुम सेल करने जा रहे हो। ठीक है, डिक्लेरेशन का टाइटल के लिए, डिक्लेरेशन के टाइटल के लिए इसने इसके अगेंस्ट फाइल कर दिया। और फिर इतने मीनवाइल क्या हुआ, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन 3 days prior to the filing of suit without the knowledge of Arun, Rajiv sold this house to Sandeep. सूट के फाइल होने से पहले ही राजीव ने किसे फाइल कर सेल कर दिया, सेल कर दिया राजीव ने संदीप को। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन द केस इज डिसाइडेड इन अरुण फेवर। ठीक है, अब यहाँ पे तो आर ने ही सेल करा था ना, बट आर ने कब सेल करा था, आर ने केस फाइल, ए की केस फाइल करने से पहले सेल कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 3 days प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ सूट, 3 days पहले ही सूट कर दिया था। ये तो यहाँ पे तो लिस्ट पेंडेंस अप्लाई नहीं होता है विदाउट द नॉलेज ऑफ अरुण। ठीक है, राजीव sold this house to Sandeep for a consideration of rupees 80 lakh. The case is decided in Arun's favor. Meanwhile, while the litigation was pending, Sandeep, who considered himself to be the bona fide owner, वो उसने अपने आप को बोनाफाइड ओनर माना और उसने क्या कर दिया, उसने हाउस डोनेट कर दिया फॉर द पर्पसेस ऑफ रनिंग एन ओल्ड एज होम। तो इसने फर्दर ट्रांसफर कर दिया ओल्ड एज होम को। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर किसने करा था, यहाँ पे ट्रांसफर अभी लास्ट में सबसे लास्ट ट्रांसफर किसने करा था, एस ने करा था। ठीक है, तो ही इज नॉट अ पार्टी, ये वाला भी एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे आंसर में कि ही इज नॉट पार्टी टू द सूट। ठीक है, ही इज नॉट अ पार्टी, इसलिए हम इसके ऊपर तो अप्लाई कर नहीं सकते लिस्ट पेंडेंस का, ही इज नॉट अ पार्टी, तो हम इसके ऊपर तो लिस्ट पेंडेंस अप्लाई नहीं कर सकते एस के ऊपर। बट आर के ऊपर भी तो अप्लाई नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आर हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल आर के ऊपर भी लिस्ट पेंडेंस का केस अप्लाई नहीं होगा, भले ही ए के फेवर में आ गया था सूट। क्यों, क्योंकि आर ने 3 days प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ सूट इसने सेल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे लिस्ट पेंडिंग्स के कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, फ्रॉड वगैरह के बेसिस पे क्लेम किया जा सकता होगा, बट यहाँ पे ये भी तो देखो, ही इज अ बोनाफाइड परचेजर, ऐसे इज अ बोनाफाइड परचेजर, हम उस एंगल में नहीं जा रहे। लिस्ट पेंडेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, दैट वाज आवर क्वेश्चन एंड आवर आंसर इज कि लिस्ट पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा। ओके, आई होप द सेशन वाज फ्रूटफुल।
for all of you. Let's end this session today. Thank you so much for watching.